अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों से कहा है कि वो इतवार 28 जनवरी को अपने अपने हलकों में बाहर निकलकर इंतखाबी मुहिम चलाएं। इत्तलात ये भी हैं कि बानी पीटीआई का कहना है कि जो उम्मीदवार इतवार को अपने हलके में नहीं निकलेगा उसका नाम पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर वापस ले लिया जाएगा। पीटीआई के उम्मीदवार इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम एक तरह से अंडरग्राउंड होकर ही चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम एलानिया तौर पर चलाने की सूरत में पीटीआई को गिरफ्तारियों समेत दीगर बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया को भी मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर भी पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों का मौक़िफ़ है कि पीटीआई के सोशल मीडिया इवेंट्स को इंटरनेट बंद करके नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही पैदा होता है कि पीटीआई जैसी जमात जो सियासी जमात के तौर पर अमली एतबार से काम ही नहीं कर पा रही, उसके उम्मीदवार अगर इतवार को कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब हो भी जाएं, तो क्या उनकी मुश्किलात में कमी होने की बजाय इनमें मजीद इजाफा नहीं हो जाएगा? इंतखाबात के मौके पर मुश्किलात का शिकार किसी सियासी जमात की अव्वलीन तरजीह यही होती है कि पोलिंग डे पर अवाम और कारकुनों को बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ तक लाया जाए। अगर इतवार को पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा या गिरफ्तारियों से बचने के लिए उनको रुपोश होना पड़ा, तो क्या ऐसे में 10 रोज बाद हो रहे इंतखाबात के लिए पीटीआई के कारकुन इस काबिल होंगे कि अपने हामियों को पोलिंग बूथ तक ला पाएं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान का पूरा फोकस इंतखाबात पर है। उम्मीदवार इतवार को बाहर निकलें, कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर कुछ हुआ तो अदालत अज खुद कार्रवाई करेगी। अली जफर पीटीआई के कारकुनों और हामियों को किसी खौफ के बगैर बाहर निकलने को तो कह रहे हैं, मगर कौमी असम्बली के 266 हलकों में से पीटीआई के 256 हलकों में उम्मीदवार हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए इस बात की क्या जमानत होगी कि इन 256 हलकों में कहीं भी कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा नहीं होगी? ऐसे में ये सवाल भी अहम है कि बानी पीटीआई इतवार की कॉल से क्या हकीकी मकासद हासिल करना चाहते हैं? क्या बानी पीटीआई इंतखाबात से पहले अपने उम्मीदवारों की आजमाइश करना चाह रहे हैं या कारकुनों को खौफ से बाहर निकाल कर उनको 8 फरवरी के लिए चार्ज करना चाह रहे हैं, या फिर इंतखाबात से पहले अपने किसी प्लान को पूरा करने के लिए ये कॉल दे रहे हैं? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई की इतवार को उम्मीदवारों को बाहर निकलने की हिदायत, पीटीआई पहले ही मुश्किलात में, क्या इंतखाबात से 10 रोज कबल चेयरमैन पीटीआई की कॉल सियासी एतबार से दुरुस्त फैसला साबित होगा? शहजाद चौधरी साहब। मेरा ख्याल है सियासी एतबार से तो दुरुस्त फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि कोई कदगन नहीं है, कोई कैद नहीं है पीटीआई के ऊपर कि वो एज अ पार्टी कंटेस्ट नहीं कर सकती, वो अपनी सियासी सरगर्मियां, उनको इजाज़त नहीं है। ऐसा तो नहीं है, उनको इजाज़त है और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों कह चुके। इसीलिए उनके उम्मीदवार जो हैं पीटीआई के नाम के नीचे, भले वो उनके इलेक्शन सिंबल कोई भी हो, इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो ये एक कानूनी जो हैसियत है वो ये है। अच्छा, मुश्किलात आएंगी या नहीं आएंगी? मुश्किलात तो इस पार्टी के लिए बड़े अरसे से जारी हैं, और अगर कुछ और भी आएंगी, जैसे कि कुछ 2-4 दिनों में जिस तरह आप कह रही हैं कि कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं, तो फिर वो उसी का हिस्सा या तसलसल होगा जो कि उनके साथ हो रहा है या होता आया है। मेरा ख्याल है, देखिए एक चीज़ मैं समझता हूँ कि पीटीआई की पोजीशन इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में, कोई ऐसी नहीं होगी कि जिसको कि हम कहें कि वो मामले को तब्दील कर सकती है एक सिचुएशन को, यानी पॉलिटिकल सिचुएशन को नेशनल लेवल के ऊपर। तो वो चूंकि तब्दील करने की हैसियत नहीं रखती, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और मुमकिन है कि वो इसके बावजूद कि कुछ उनके मेंबरान इलेक्ट होके आ भी जाएं, लेकिन वो इतने बड़ी तादाद में आए कि वो किसी को पांसा पलट के रख देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसी सूरत में सियासत को जिंदा रखने के लिए इस किस्म की चीज़ और सियासत करना एक उनका हक भी है और एक तरीका भी है, इसको स्ट्रैटेजी भी समझा जा सकता है। दूसरा, देखिए मोबिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सियासी तहरीक का, और मोबिलाइजेशन के लिए जो खासतौर पर इलेक्शंस के तनाजुर में मोबिलाइज करना, उनको एजिटेट करना, अपने वोटर बेस को निकालना, उनको हिलाना और ये बताना कि हम उस नहज पे पहुंच गए हैं जहां पर आपको निकल के अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, करना पड़ेगा। उसमें उनके जो उम्मीदवारान हैं वो भी शामिल हैं, उसमें उनके वोटर्स भी शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है एक सियासी
जिसे कहते हैं कि एक्टिविटी के तौर पे बिल्कुल जायज़, मैं इसको तसव्वुर करूंगा। मुश्किलात क्या आ सकती हैं? सेक्शन 144 लगा हुआ है बिल्कुल। पंजाब भर में। उसका क्या असर आएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त कुछ दहशतगर्दों की बात हो रही है कि वो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसीलिए 144 लगाया गया है। इसका असर भी, लेकिन फिर जब आप देखते हो कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ही कामयाबी के साथ अपनी रैलीज, अपने जलसे सब कर पा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पे पीटीआई का ये एक सोच रखना, और खास तौर पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितनी भी मिल सकती है, जितनी भी लेवल हो, मेरे ख्याल में उनका हक भी बनता है और उनको देना भी चाहिए। और दुआ में ये करनी चाहिए कि इलेक्शन, देखिए बात सुने, इसके नताइज जो भी हों, इलेक्शंस को इलेक्शन के तौर पे लोगों को नजर आना चाहिए, और जब वो इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो, जितना मर्जी मुश्किल इंसाफ हो, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यही हम चाहते हैं कि अगले इलेक्शन जब आए तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो और क्रेडिबिलिटी भी हो। दुरुस्त हो। इलेक्शन के तौर पर नजर आना चाहिए, और ये एक स्ट्रेटेजी है। अब साहब, बानी पीटीआई की मुश्किलात में घिरी जमात उम्मीदवार कारकुनों को वो बाहर निकलने को एक दिन कह रहे हैं कि उस दिन निकलें और अपने लोगों को भी निकालें, अगर आप नहीं नजर आए तो फिर आपसे आपका टिकट भी वापस ले लिया जाएगा। और 2-3 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है हकीकी मकसद क्या है? हमने इससे पहले भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात की है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे स्ट्रेटेजी देख लें, या 9 मई की जो स्ट्रेटेजी, आपके ख्याल में ये अब मतलब जाहिर बात है इलेक्शन ऑन है, लोग कैंपेन्स कर रहे हैं, और उनके लोग भी जो इंडिपेंडेंट्स के तौर पर मौजूद हैं वो निकल रहे होंगे अपने अपने हलकों में, मगर संडे को कहना कि निकलें और ना होंगे तो ये होगा, हकीकी मकसद क्या है इस पैगाम के पीछे? देखिए, हकीकी मकसद तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खान साहब कहते कुछ हैं और फिर करते कुछ और हैं, उसकी वजह कुछ और होती है, वो बाद में पता चलता है हमें। लेकिन जो बज़ाहिर है वो तो एक सियासी मूव है उनकी, और अच्छी मूव है। इलेक्शंस के करीब उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी के कैडर को उन्होंने मोबिलाइज़ करना है, और ये उन्होंने ये तरीका मुनासिब समझा है कि एक ख़ास दिन पूरे पाकिस्तान में अपना पावर शो करें। तो पावर शो अगर इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप लीडरशिप तो जेलों में है, और जो बाहर हैं उनमें से बहुत सारे छुपे हुए हैं। आपने कहा अंडरग्राउंड वो चला रहे हैं अपनी कैंपेन, मेरा नहीं ख्याल कैंपेन अंडरग्राउंड चल रही है। आज भी मैं देख रहा था जावेद हाशमी के घर के बाहर मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी के बच्चे हैं, वो वहाँ पे एक खिताब भी कर रहे थे एक रैली से, या जो भी इकट्ठ था उससे। मगर जावेद हाशमी साहब के घर पे छापा भी, गिरफ्तारियां भी, उनके नवासे भी उठाए गए हैं, ये मामला भी साथ साथ। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, और इस्लामाबाद में भी मैं जानता हूँ आमिर मुगल भी यहाँ पे कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अंडरग्राउंड जाके कर रहे हैं। बात ये छापे और जो गिरफ्तारियाँ हैं ना, वो लिंक ठैंक कोई मुकदमे हैं जिन पे, अब मुझे नहीं पता जावेद हाशमी पे कौन से मुकदमे हैं। जाहिर है ये बात तो हम बार बार कर चुके हैं कि पीटीआई के लिए आसान नहीं है इस वक्त इन हालात में सियासत करना, और इसमें बहुत सारा कसूर उनका अपना है, जो आपने जिक्र भी किया, उनकी जो स्ट्रेटजी रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, और उस पर हर समझदार आदमी यही कह रहा है। और जिनका जमहूरियत पे यकीन है, चाहे कमज़ोर जमहूरियत है, उसमें अगर अदम एतमाद आ गया तो आपको मानना चाहिए था। उसके बाद पंजाब असम्बली भी तोड़ दी उन्होंने, केपी असम्बली भी तोड़ दी। खैर, मुझे ये लगता है ये सियासी मूव है, और अपने वर्कर्स को और अपने पार्टी लीडरशिप को मोबिलाइज करने की कोशिश है। मुकदमे जो हैं और दफ़ा 144 जो लगाई गई है, उसका मकसद ये है कि आप इंतज़ामिया से इजाज़त लें कोई भी जलसा या रैली निकालने से पहले, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है और मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। तो अगर किसी ने, पीटीआई के किसी लीडर ने ये काम करना है, कैंडिडेट ने ये काम करना है, वो इजाज़त लें। और मेरा ख्याल इंतज़ामिया ने ये शर्त इसलिए रखी होगी, मेरा ये ख्याल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि बहुत सारे लोगों पे मुकदमात हैं और वो रूपोश हैं। तो अगर उन्होंने इजाज़त लेनी है रैली निकालने की, तो वो इजाज़त लें। इजाज़त लेंगे तो उनका पता चलेगा वो कहाँ पे हैं, और वो शायद इंतज़ामिया उनको गिरफ्तार करना चाहती है। तो ये एक वजह हो सकती है दफ़ा 144 नाफिज करने की। दूसरा, जाहिर है दहशत गर्दी की जो ख़तरात हैं वो जेन्युइन है, और आज ही टीटीपी ने आज या शायद आज ही एक उन्होंने बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो सियासी जमातें सियासी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, हम उन जमहूरियत के अमल से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो अपनी मुहिम चला सकते हैं जिस तरह उन्हें चलाना है। तो इसका मतलब है कि एक जेन्युइन थ्रेट तो थी, जो मौलाना फजल रहमान के
अफगानिस्तान के दौरे के बाद शायद आज कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको इजाज़त मिल गई है टीटीपी की तरफ से कि वो अपनी मुहिम शुरू कर सकते हैं, और आज उन्होंने मुल्तान में एक इज्तिमा से खिताब भी किया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो भी एक 4 वॉल्स के अंदर था, वो बाहर आम जलसा नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें जेन्युइन हैं और बहुत मुश्किल हालात है इसमें जिनमें इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये मुश्किलात में से गुजरना तो पड़ेगा हमें। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, मोबिलाइज और चार्ज करने की कोशिश है जमात को, इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि अपने उम्मीदवारों की आजमाइश भी है। पहले ही फाल कारकुन गिरफ्तारियों और मुकदमात का सामना कर रहे हैं, कई कारकुन और रहनुमा रूपोश भी हैं। अब जो इनके पास टिकट्स हैं उनमें से बहुत से नए भी हैं, बहुत से का सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या ये इतवार का दिन जिसको मखसूस करके कहा गया है कि भी आप सामने आएँ और अपने कारकुनों को और वोटर्स को निकालें और एक शो ऑफ पावर करें, ये भारी दिन तो नहीं साबित हो जाएगा पीटीआई के लिए? भारी दिन तो उनके चल रहे हैं। अब इलेक्शन से 10 दिन पहले भी मोबिलाइज नहीं करेंगे तो जाहिर है इलेक्शन के बाद तो नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि ये पीटीआई की बड़ी डेस्परेट स्ट्रैटेजी है, यानी बड़ी मायूसी पर मबनी स्ट्रैटेजी है कि अपनी ताकत को इकट्ठा रखो, अपने आप को बचा के रखो, फिर आखिर में कोशिश करो कि अपनी पूरी जो कुव्वत है, जो अपनी जमहूरी कुव्वत है या जो कुछ सियासी कुव्वत है, उसको इस्तेमाल करो। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, उनके जो इलेक्टेबल्स हैं वो या तो भाग चुके हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं या इलेक्शन से बाहर हैं और या छुपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपने अभी शाह महमूद के बच्चों की बात की। शाह महमूद जो है वो जेल में हैं, जैन कुरैशी जो हैं वो छुपे हुए हैं। आज आपने बताया, इनफैक्ट बता रहे हैं अफसार भाई कि वो देखे गए हैं कहीं, लेकिन वो रोपोश हैं 2-3 महीने से, और उनका इंतखाबी निशान जो है वो जूता है। उनकी बहन जिनको चिमटे का इंतखाबी निशान दिया गया है वो आज़ाद हैं और वो अकेली अपनी की भी कैंपेन भी चला रही हैं और अपने भाई की कैंपेन भी चला रही हैं। इस वक्त पीटीआई को 3 बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं जिनको कवर करना इस इलेक्शन में, जिनको पार करना बहुत ही मुश्किल है। पहली बात यह है कि उनके बेशतर उम्मीदवार जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, उनकी हल्के में जड़ें नहीं हैं। वो इलेक्शन की साइंस से नावाकिफ हैं कि कैसे इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के करीब लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, लाया जाता है, वोट डलवाए जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और उनके पास गालिबन वसाइल भी नहीं है, क्योंकि उनको पैसे जो देगा वो भी फंसेगा। वो अपनी वसाइल के इकट्ठा करने के भी कोई कैंपेन नहीं चला सके। दूसरी बात कि उनका कोई एक इंतखाबी निशान नहीं है। इससे ज़रूर कन्फ्यूजन फैलेगा, उनके वोटर को परेशानी होगी। एमएनए का अलग निशान, एमपी का अलग निशान, एक हल्के में अलग निशान, दूसरे हल्के में अलग निशान, और ऐसे ऐसे इंतखाबी निशान जो तौहीन आमेज़ हैं। बैंगन और चूज़ा और चिमटा और जूता, अब ये ऐसे इंतखाबी निशान है जिसको इस्तेमाल करके आप जलसों में लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, नारा नहीं लगा सकते। आप बैंगन और चूज़े का नारा नहीं लगा सकते, आप शेर का, बल्ले का, तीर का, तलवार का नारा लगा सकते हैं। ये उनकी दूसरी मुश्किल। तीसरी मुश्किल जो है, जो वाजे आन होना शुरू हो गई है, वो है इन हालात का स्विंग वोट पर असर। वो वोट जो साइड पे बैठा रहता है, इंतज़ार करता है और ये देखता है कि कौन सी साइड जीत रही है, वो उस साइड से मिल जाता है। और ये काफ़ी बड़ा वोट होता है पंजाब में ख़ास तौर पर, और स्विंग वोट हमें पीएमएलएन की तरफ जाता नजर आ रहा है। इस स्विंग वोट का एक बड़ा हिस्सा वो होता है जिसको आप बिरादरी वोट कहते हैं, या जो पेट्रेज का वोट है, जो लोगों के वोट बैंक्स होते हैं। लोग अपने वोट इकट्ठे करके उम्मीदवारों से तय करते हैं कि अच्छा जी, अगर हम आपको वोट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे इलाके को क्या मिलेगा। प्राइमरी स्कूल मिलेगा, क्लिनिक मिलेगा, सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, जो भी उनकी ज़रूरत होती है। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये उनसे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ जाना पसंद करते हैं जो वाज़े तौर पर जीतते हुए नज़र आ रहे हों। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ग्रुप भी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो ये तीनों ऐसी डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आखिर में बहरहाल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर, एक डेस्परेट स्ट्रेटजी से ही
वो अपने आप को पार्टी के तौर पर मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना कुछ ना कुछ असर रसूख दिखा सकें, कुछ ना कुछ सीटें ले सकें। ठीक है जैगम साहब, को डिसएडवांटेजेस ही नजर आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी एफर्ट है अगर पॉलिटिकली करें। इफ्तिखार साहब, इतवार को बाहर निकलें, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, अगर कुछ हुआ तो अदालत आज खुद नोटिस लेगी। यही जमात अदालतों से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करने वाली अब समझ रहे हैं कि अदालतों से कुछ ना कुछ मिलेगा। दफा 144 है, इतवार को कहा है कि सारे नजर आओ, ना नजर आओगे तो टिकटें वापस। कोई खौफ है जिसको खत्म करने की कोशिश है ग्राउंड पर? इम्तिहान लेना चाह रहे हैं, अपने लोगों का आजमाना चाह रहे हैं, और क्या उनकी फेवर में जाएगा या 8 को भी निकलने के ना रहेंगे फिर अगर अब निकले? दफ़ा 144 की बात हो रही है। दफ़ा 144 में जो कहा गया है वो कहा गया है कि आप असले की नुमाइश नहीं कर सकते, असले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है उसका लुबे लबाब। अब आइए आपके सवाल की तरफ। PTI की इतवार को इंतखाबी मुहिम की हदायत, बिल्कुल सही किया, और अगर ये कामयाब हो जाती है तो पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मच जाएगी। 256 कौमी असम्बली के हलके, उनके नीचे सैकड़ों सूबाई असम्बली के हलके, लोग होंगे कि बाहर सड़कों पे निकल आएंगे और उनको फिर कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे अपना झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बल्ले भी लेके आएंगे, वो अपने झंडे भी लेके आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने बहुत सोच समझ कर ये स्ट्रेटजी अनाउंस की है, और उन्होंने ये भी कह दिया अपने लोगों को कि आपको जो ये मसला पेश आ रहा है निशानों का, आप सिर्फ एक काम करेंगे, आप बैलेट पेपर पर निशान जो है शेर का उसको नहीं लगाएंगे ठप्पा, और निशान जो होगा तीर का उसको नहीं लगाएंगे। भला जो भी आपको फिर समझ आती है बैलेट पेपर पे, जिस निशान पे चाहे आप मोहरें लगाते जाएं, इन 2 निशानों को बिल्कुल टच ना करें। और ये ऐसा नामुमकिन कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये मैसेजेस पहुँचाए जा सकते हैं। ये उन्होंने स्ट्रेटजी तय की है। अब जब तसव्वुर करें कि 256 हलकों में हज़ारों की तादाद में लोग निकल आते हैं और वहाँ पर उनकी मकामी जो इंतज़ामिया है उनसे कोई ठन जाती है, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, तो फिर क्या होगा इतवार को? ये क्या है? मेरी समझ से तो बाहर है। मोबिलाइजेशन के लिए और बहुत सारे तरीके हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक है कि काम नहीं करने दिया रहा, मैंने खुद सलमान अकरम राजा को लाहौर में जब मैं आ रहा था, मैंने देखा कि वो जो ये रोड है अपना मॉडल टाउन वाली, वहाँ से गुलबर्ग में बाकायदा अपनी गाड़ियों के साथ आ रहे थे और उनके पास झंडे थे और लोग उनके नारे मार रहे थे। और हम कम से कम हमारे शहर में तो उनके काफ़ी अपना बैनर्स और पोस्टर नज़र आ रहे हैं। ये ठीक है, ये जो हमारे दोस्त कहते हैं कि उनका निशान मुख्तलिफ है मुख्तलिफ जगह पर, लेकिन उनकी देखें ना कितनी खूबसूरत स्ट्रेटजी उन्होंने तय कर ली। अच्छा, अब ये जो मैंने कहा 256 हलकों में, आप यकीन करें कि ये बहुत ही बड़ी, कोई जिस आदमी ने भी ये तस्वर उनको पेश किया और उन्होंने जिस तरीके से खूबसूरती। मेरी एक सवाल है, जब आप बार बार 256 कहना और फिर आप आगे उसको फिर कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और कारकुनों तक की बात करते हैं, ये क्या? मैं सवाल करने लगी, है या नहीं है ना? मैं पूछने जा रही हूँ कि एक बहुत बड़ा पैमाना है। अब अगर उस दिन ये लोग, एक दिन का कहा गया ना कि आप निकलें, आपको लगता है ये पॉलिटिकली एडवांटेज देगा PTI को? अब ये डिपेंड करेगा कि वो कितने निकलते हैं, एक। नंबर 2, ये बहुत अजीब बात है कि अगर नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हारा टिकट वापस ले लूंगा। कितनी अजीब बात है। ये क्यों कहना पड़ा? ये कितनी अजीब बात है। नहीं, ये कहना क्यों मुझे पड़ा? नहीं पता क्यों कहना पड़ा। ये तो उसको पता ना जिसका पार्टी और जिसका फलसफा है। मैं हैरान हूँ कि कितनी उलझन की बात है कि अगर लोग नहीं आते तो क्या आप उनका टिकट वापस ले लेंगे? तो फिर आप नए टिकट जारी करेंगे। आप इस कन्फ्यूजन में इजाफा कर रहे हैं। टिकट जिस किसी को भी आपने दिया, बाकायदा आपने लिस्ट जारी की, जो मेरे पास भी है, जो हर पढ़े लिखे आदमी के पास भी है, कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबलियों की। अगर कोई आदमी नहीं आता तो क्या आप उसकी टिकट चेंज कर देंगे? यानी आप कन्फ्यूजन को बढ़ाना चाह रहे हैं। भरोसा ही नहीं है ना, हल्फ भी लिए जा रहे हैं, भरोसा नहीं है। कुरान पे हल्फ लिया जा रहा है, कुरान पे हल्फ लिया जा रहा है। तो मसला ये है कि 256 हलकों में अगर दोस्त बाहर निकल आते हैं तो इलेक्शन का तो फैसला उसी दिन हो जाएगा। फिर 8 तक का इंतजार काय को किया जाएगा? 256 हलकों में नीचे सूबाई असेंबलियों में अगर वर्कर बाहर निकल आता है और उसको बिला वजह या नहीं, पूरी बात समझिए, मतलब 9 मई ऐसे नहीं हो गया था। 9 मई ऐसे नहीं हो गया था। आज कहा जा रहा है कि 9 मई को हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को कहा नहीं, और वीडियो आ गई, स्टेटमेंट्स आ गई, बयानात आ गए, लोगों की प्रेजेंस आ गई कि क्या 9 मई के दिन क्या कहा गया और उसको कैसे किया गया। अब तो खुद
अपने सरबराह साहब ने कहा ना अपने संडे को, तो संडे को खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। दुरुस्त हो गया। और ये मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म की स्ट्रेटेजी है कि अगर नहीं आओगे तो तुम्हारे मैं टिकट कैंसिल कर दूंगा। सेगम साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, इसको आप अपना कमेंट दीजिएगा, लेकिन ये जो कहना है कि तुम नहीं निकलोगे तो टिकट वापस ले लूंगा, क्या जो खड़ा ही हो रहे हैं, एक तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, जो लोग खड़े ही हो गए हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी समझकर उनको पैगाम दिया जा रहा है या उन पर भरोसा नहीं तो उनको पैगाम दिया जा रहा है? जी, एक तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पीटीआई ने ये कहा है अपने वोटर्स को कि इन दो जो निशानात हैं, शेर और तीर के अलावा जहां दिल करे वोट डाल दो, तो इसका मतलब है ये तो नुस्खा है मुस्लिम लीग नवाज के स्वीप करने का, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का जो मुखालिफ वोट है वो डिस्पर्स हो जाएगा। पंजाब 2 पार्टी प्रोविंस है, अगर नवाज शरीफ का मुखालिफ वोट एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता, हर जगह पे एक कैंडिडेट के साथ इकट्ठा नहीं होता, तो इसका मतलब है मुस्लिम लीग नवाज जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो स्वीप कर जाएगी। जी शहजाद साहब। हाँ, मोबिलाइजेशन अलग है ना, ये देखिए, अगर हमने इस इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी देनी है, खतरा तो ये है ना कि इलेक्शन होने के बाद कि इंतशार का बायस न बन जाए, तो वो इंतशार या इलेक्शन से पहले हो सकता है या इलेक्शन के बाद हो सकता है। इलेक्शन के पहले वाला तो चलो हम काबू कर सकते हैं अगर इंतशार की तरफ जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो इंतशार होगा, जो कि फिर पूरे मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हो जाए, तो इसलिए उस इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी देना सबसे इस वक्त अहम है, ताकि लोग मान लें कि हाँ इलेक्शन किसी हद तक सही हुआ। और अगर उसको सही करना है तो फिर तमाम लोगों को, तमाम हिस्सेदारों को बराबर मौके किसी ना किसी शक्ल के अंदर देने पड़ेंगे। अगर वो मोबिलाइज करते हैं तो जिस तरीके से भी करते हैं, उनके रास्ते में उनको ये मत सिखाएं कि किस तरीके से मोबिलाइज करना, और ना ही 9 मई का डर डालें लोगों के अंदर कि भाई तैयारी शुरू कर लो क्योंकि 256 हल्कों के अंदर एक बगावत आने वाली है। तो हम अपने कमेंट्स के साथ खुदा न खास्ता एक ऐसा इंतशार पैदा करने की फिर मतलब या करते हैं उसका कि वो खुदा न खास्ता लोग फिर ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। रद्द अमल से बचने की जरूरत है। जी इफ्तिखार साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे भी ये खदशा है और अल्लाह करे ऐसा ना हो, और ये मुझे हक है क्योंकि मैंने भी माजी से ही सीखना है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके माजी का एटीट्यूड है, उनका तरीक़ाकार है, और फिर एक ख़ास दिन के ऊपर इलेक्शन से कुछ दिन पहले इस किस्म का जो मुतालबा है वो मेरे ज़हन में जो मौजूद ख़दशात है वो तो पैदा करता है। तो मैं ये दुआ तो कर सकता हूँ ना कि अल्लाह करे 9 मई वाला वाक़या ना हो और मेरा मुल्क किसी और गहरे नुकसान का सदमा बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। और ये बाकी जो आपने जो कहा वो सर आंखों पे जो मैंने कहा वो भी आप तस्लीम कर लीजिए। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मसूद सिर्फ पंजाब तक महदूद क्यों। मुस्लिम लीग नून का शुमार पाकिस्तान की ऐसी सियासी जमातों में होता है जिनकी मुल्कगीर सियासी और इंतखाबी हैसियत रही है। 1997 के इंतखाबात इस बात का बड़ा सबूत हैं जब नून लीग ने कौमी असम्बली की 207 में से 137 नशस्तें जीत कर पंजाब के साथ साथ दूसरे सूबों में भी मुतासिर कुन इंतखाबी कारकर्दगी दिखाई। मगर 2008 के बाद नून लीग का इंतखाबी असर पंजाब और KPK के कई इलाकों तक ही महदूद होने लगा। अब अगर 8 फरवरी के हवाले से नून लीग की हिकमत अमली की बात की जाए तो नून लीग कौमी असम्बली के 266 हल्कों में से 51 हल्कों में अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं कर रही। 51 में से सिंध के 30 हल्के ऐसे हैं जहां नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रही। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की 141 नशस्तों में से नून लीग की इस्तेहकाम पार्टी के साथ 7 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट है, जबकि नून लीग पंजाब में भक्कर और DG खान की एक नशस्त पर भी कोई उम्मीदवार नहीं दे रही। अगर 1997 में नून लीग की हिकमत अमली देखी जाए तो नून लीग ने कौमी असम्बली की 207 नशस्तों में से 176 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और सिर्फ 31 नशस्तें ही खाली छोड़ी थी। ये बात दुरुस्त है कि नून लीग ने सिंध में MQM, GD और बलोचिस्तान के कुछ हल्कों में बाप पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट की हुई है, मगर 4 मरतबा वजारत उज़्मा के ओहदे पर बरा जमान रहने वाली इतनी बड़ी जमात का ज्यादा फोकस पंजाब और हज़ारा डिवीजन तक ही क्यों है? शहबाज शरीफ कराची से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, मगर नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के जलसों का फोकस अब तक पंजाब और मानसेहरा तक ही रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि इस मरतबा नून लीग इंतखाबी दंगल में पंजाब को ही ज्यादा अहमियत क्यों दे रही है? ऐसी सियासी जमात जो बाज इंतखाबी तखमीनों के मुताबिक मुल्क की अगली हुक्मरान जमात भी हो सकती है, अपने मजबूत गढ़ पंजाब में ही ज्यादा फोकस क्यों कर रही है?
कंफर्टेबल जोन में खेल रही है, बाहर क्यों नहीं निकल रही, एडवेंचर क्यों नहीं कर रही? इसी पर पैनल से बात करेंगे। सवाल इस तरह से, नून लीग 266 हलकों में से 51 हलकों में मुकाबले में ही नहीं उतरी। सिंध में 30 हलकों में उम्मीदवार नहीं। 4 बार की हुक्मरान जमात इंतखाबी मुहिम में फोकस पंजाब पर ही क्यों? ज़ैगम साहिब। पंजाब तो मुझको मिल ही गया, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज की एक इलेक्टरल स्ट्रेटजी है जो शुरू से रही है 1988 से, एक उसकी पेट्रनेज स्ट्रेटजी है। इलेक्टरल स्ट्रेटजी उसकी ये है, यानी इंतखाबी हिकमत अमली उनकी ये है कि पंजाब को स्वीप करो, पूरा जोर पंजाब पे लगाओ, तमाम वसाइल पंजाब पे लगाओ। पंजाब को स्वीप करने के बाद थोड़ी बहुत सीटें इधर उधर से ले लो ताकि ये दावा किया जा सके कि हम कौमी जमात हैं। ये स्ट्रेटजी 1988 से आज तक कायम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर अब आप चलें उनकी पेट्रनेज स्ट्रेटजी पर कि ताकत में किसको हिस्सा देना है, वजारतें किसको देनी है और वसाइल किसको देने हैं, फंड किसको देने हैं, तो फिर आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की पार्टी भी नहीं है, 2.5 डिवीजन्स की पार्टी है। ये लाहौर और गुजरांवाला की पार्टी है और फैसलाबाद शहर की पार्टी है। ठीक, आप ज़रा देखिए इक़्तिदार कैसे तकसीम होता है। सबसे पहले ख़ानदान, उसके बाद बिरादरी, उसके बाद लाहौर, उसके बाद जीटी रोड, बाकियों के लिए छंडकना। यही वजह है कि आपने देखा था कि पीटीआई जब उभरी थी तो वहाँ उसका ताकत का मरकज़ था, जो जगह इग्नोर की गई थी। केपी आज तक उसके साथ है। जनूबी पंजाब 1/3 पंजाब है, इक़्तिदार में 5% हिस्सा भी नहीं मिलता, लीडर आप नहीं गिन सकते वहाँ से। और कराची, सिंध के साथ कराची को भी इग्नोर किया गया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्कगीर जमात होने का दावा करने वाली, और मैं समझता हूँ होने वाली बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, इस इंतखाबात में शायद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, वो इस तरह से बिहेव करती है। एक ऐसा शाही निज़ाम है उसके अंदर, एक ऐसा दरबार लगा हुआ है जहाँ पे सारा कुछ पहले ख़ानदान को जाता है, फिर बिरादरी को जाता है, फिर अपने शहर को जाता है, और फिर छोटी बहुत जो बची हुई 2-4 चीज़ें हैं वो इधर उधर दी जाती हैं। They must change this behavior. मस्ट चेंज दिस मुल्कगीर पार्टी बनने की कोशिश करें, प्लीज बने जी। देखते हैं क्या करते हैं। इफ्तिखार साहब, सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है जहां 61 नशस्तों में से 30 पे तो नून लीग मुकाबले में नहीं उतरी, कुछ एडजस्टमेंट्स की हैं। अपनी सियासी हैसियत अंदरूनी सिंध भी मनवाने की कोशिश नहीं की। विफाक की हुकूमत बनाने का दावा करने वाली नून लीग सिंध में क्यों नहीं अपने पोलिटिकल स्टेचर को ऊपर लाने की, बढ़ाने की, अंदर जाने की कोशिश करती सियासी तौर पर? जहाँ तक हुकूमत बनाने का तलब है विफाक में, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि किस पार्टी को किस सूबे से कितनी नशिस्तें लेनी है। आइनी तौर पे एक तरीक़ाकार का तयन है, एक ख़ास नंबर का तयन है। जो पार्टी भी उस नंबर को हासिल कर लेगी वो वफाक में हुकूमत बना सकती है। अब आए दूसरी बात यह, एज ए सियासी पार्टी जो आप बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनको इन 51 नशिस्तों पे भी उम्मीदवार खड़े कर देने चाहिए थे, भला वो कुछ थोड़े से ही वोट क्यों न लेते। कम से कम ये तो कहा जाता है कि एक पार्टी जो बड़ी पार्टी अपने आप को दावा करती है उसने मुल्क भर की तमाम नशिस्तों पे उम्मीदवार खड़े किए, जिस तरह एक पार्टी ने 266 नशिस्तों पे 256 उम्मीदवार खड़े किए। ज़रूरी तो नहीं कि उनके उम्मीदवारों को कोई जानता भी हो, लेकिन एक तरीका तो उन्होंने हमें दिखाया। और बड़े अच्छी बात जो हुई, ओपन नशिस्तें जो ख़वातीन की हैं उस पार्टी ने सबसे ज़्यादा उसकी औरतें हैं जो ओपन नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो इन चीज़ों से सीखना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक सवालिया निशान ज़रूर है उनके लिए कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। बाकी रहा जहाँ तक वफाक की पार्टी होने का और इक़्तिदार में आने का, तो मखलूत हुकूमतें कहाँ नहीं होती और किस दुनिया के मुल्क में नहीं होती, और किस किस इलाके के लोग किस किस जगह पे जाके वफाक की हुकूमत में शामिल नहीं होते या जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें शामिल नहीं होते। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी नहीं है। पॉलिटिकली दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब उनकी क़यादत को देना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रेक पे जाना और बड़ी अहम बात, कल पार्टीज अनकंफर्टेबल जोन की तरफ क्यों नहीं जाती, यानी कि पॉलिटिकल एफर्ट क्यों नहीं करती कि मजीद इलाकों तक पहुंचे, मजीद लोगों से बात करें। शहजाद साहब और अबसार साहब की राय आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, 1997 में नून लीग ने 207 में से 176 नशिस्तों पर मुकाबला किया। 2024 में 266 में से 215 नशिस्तें हैं। 97 से 2024 का सफर, क्या नून लीग की विफाकी हैसियत मुतासिर हो चुकी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमारा जो सियासी तरीक़ाकार है, मंजरनामा है ना, उसमें कुछ तब्दीली जरूर आई है। और मैं आपसे इशारा करूंगा 2002 के इलेक्शंस में, गो के वो जनरल मुशर्रफ के नीचे हुए और मिलिट्री रजीम के नीचे, तो उनको अगर ना भी माना जाए क्योंकि PMLQ उसके ऊपर एक किंग्स पार्टी के तौर पे उभरी, लेकिन उसी का MMA को बनाया गया या बनी, और वो खैबर पख्तूनख्वा में जब आई उसकी हुकूमत, तो वो एक ऐसी ज़रूरत के तहत आई कि वहाँ पर उस तरह के, उनके ख्याल में जो उस वक्त लोग ये कर रहे थे, उस तरह में उस ज़माने में उस तरह की हुकूमत की ज़रूरत थी खैबर पख्तूनख्वा में। 2008 में जब एक पूरा प्रॉपर इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, तो एक जरदारी साहब का मुफाहमती एक जो सोच है, उसका असर ये आया कि हर सूबे में वहाँ की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है उसको लीडरशिप दे दो। इस तरह सब अपने अपने सूबों में हुकूमतें करेंगे और किसी हद तक सेटिस्फाइड रहेंगे, और वो जो चैलेंज क्रिएट किया जा सकता है वफाकी हुकूमत के लिए, वो कम से कम तर होगा। ये सोच डेवलप हुई और इस वजह से पार्टियां रीजनलाइज हो गई। यानी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को वहां समझ लिया और PMLN को कह दिया कि आप पंजाब की पार्टी हैं, उधर आप PTI को ले आए। इसी तरीके से ये डिवाइड कर दिया, उनको डिवीजन क्रिएट कर दी। तो ये वजह बनी, और ये फिर चूंकि रीजनलाइज हो गई, 5-5 साल का अरसा रहा जिसके अंदर की पार्टियां वहां पे काम करती रही, तो इन्होंने अपने गढ़ वहां पे बना लिए। एक तो ये वजह बन गई है, और ये एक तरह से हमारा अब एक सियासी मिजाज के तौर पे भी उभरना शुरू हो गया कि हाँ, वफाक में एक जिसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट होगी, और सूबों में मुख्तलिफ 3-4 पार्टियां जो हैं वो वहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट को लीड करेंगी। कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये एक मिजाज बन गया। दूसरी चीज, PMLN के अंदर मसला ये हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब 4 साल के लिए मुल्क से बाहर थे, तो PMLN की जो तंजीमी थोड़ी सी जो थी ना, फ्रेगमेंटेशन, तोड़ फोड़, आपस में नाराजगियां, ये वो, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता, उसका इजहार होना शुरू हो गया। और आपने देखा कि वो लोग जो कि खास तौर पे बाकी सूबों में थे, उन्होंने आसानी के साथ PMLN के साथ अपने आप को अलहदा करना शुरू कर दिया। उसमें जाहिर है तंजीमी तो गलतियां भी होंगी, लेकिन उनकी अपनी भी तरजीहात थी जिसकी वजह से वो हटे वहां से और PMLN से हट गए। तो ये नुकसान हुआ 4 साल से गायब रहने का। अब जब वापस आए हैं तो इतना ही वक्त है कि अपनी वफाक में गवर्नमेंट बनाने के लिए फोकस करो, पंजाब पे जाए 141 सीटें, ताकि आपको मेजॉरिटी हासिल हो सके। यानी कि रूल वेयर एवर यू आर स्ट्रांग, सियासी जमातों का मिजाज ही रीजनलाइज हो गया। अब सार साहब, नून लीग के अक्सर लीडर्स का ताल्लुक पंजाब से है, इंतखाबी मुहिम में फोकस भी पंजाब है, छोटे सूबों की जानिब से वैसे इस पर बहुत बात होती है। नून लीग को इस हसासियत का ख्याल करना चाहिए वफाक की तमाम इकाइयों का? ये जो रीजनलाइज एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस हो गया, बस ये ठीक है, इसी को चलाएं फिर? रीजनल पार्टीज को तो कोई एतराज नहीं है, जैसे आप कह रही हैं, वो तो खुश हैं इस बात पे कि बड़ी सियासी जमातों का थॉट प्रोसेस भी रीजनलाइज हो गया ना, कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई, ये मुस्लिम लीग नून यहाँ हो जाए, ANP और JUI उधर हो जाए, या PTI हो, तो ये अगर बड़ी सियासी जमातें जो कहती हैं कि मैं क्रॉस हैं प्रोविंसेस में। देखिए, हम एक धागे का सिरा पकड़ के ना उसको देखते रहते हैं, लेकिन वो जो गुंजल पीछे पड़ा हुआ है ना, उस पर नहीं जाते, जिसका जिक्र थोड़ा सा शहजाद चौधरी साहब ने किया है। लेकिन उसमें पूरी पिक्चर तब बनती है जब हम ज़ियाउल हक के 11 साल का एनालिसिस करें और देखें कि क्या किया गया वफाकी सियासी जमातों से उस वक्त, और उसकी वजह से जो रीजनलाइजेशन हुई है ना पार्टी की, और जो तोड़ा गया उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत, वो फिर एक प्रैक्टिस बन गई जिसका जिक्र शहजाद साहब ने किया कि अब एक कल्चर या एक्सेप्टेबिलिटी बन गई है। ये बात ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये शुरू ज़ियाउल हक ने बाय डिज़ाइन किया। MQM को कराची में खड़ा किया जमात इस्लामी के ख़िलाफ़, और JUP के ख़िलाफ़, वो अलग कर दिया कराची को सिंध से, और हैदराबाद को वहाँ पे उनको ले आए। इसी तरह बलूचिस्तान में किया गया, KP में किया गया, पंजाब में मुस्लिम लीग नून आ गई पीपल्स पार्टी के बाद। तो ये एक डिज़ाइन था जिसको 85 के गैर जमाती इंतखाबात ने इस पर ठप्पा लगा दिया पक्का, कि उसकी वजह ये थी कि अगर वफाकी सतह पे कोई जमात होगी तो उसका जो लीडर होगा वो वफाक का लीडर होगा, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट का जो हेड है, आर्मी चीफ जो होगा, वो उतना बड़ा नज़र नहीं आएगा अगर छोटी छोटी सियासी जमातों के छोटे छोटे लीडर होंगे तो।
इसलिए वो ज़रूरी था उस वक्त। अब ये सियासी जमातों को उस वक्त समझना चाहिए था, लेकिन नहीं समझे। उसके बाद नवाज शरीफ की क्योंकि आप बात कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की, तो मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन आपको देना चाहूँगा कि उन्होंने बाय डिज़ाइन इसको चलने दिया। उसकी वजह ये थी कि छोटे सूबों में बहुत ज़्यादा ये एहसास है पंजाब के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक लूज़ कोलिशन बनाई है इनफॉर्मल, जिसका रिटर्न नहीं है, कि आप जहां आपकी मेजॉरिटी है वहां आप हुकूमत करना आपका हक है। सिंध देख लें, और एएनपी की हुकूमत होगी इसमें केपी में, बलूचिस्तान में किसी की भी हुकूमत होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की होगी। उन्होंने हर एक के साथ वो चले हैं और बहुत अच्छा चले हैं। अगर आप 1990 से लेके आप 2023 तक देख लें, उन्होंने तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखा। यहाँ तक कि पीटीआई की हुकूमत जो केपी में थी 2013 से 18 तक, उनके साथ भी उनका वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा। पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में बहुत अच्छा रहा। और एक दफ़ा वो जब आए हैं 2007 में लंदन से, तो सिंध के दौरे पे भी गए, तो कराची नहीं वो गए। उनसे पूछा गया आप कराची क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा जी मैं जाऊंगा तो एमकेएम और या अल्ताफ हुसैन सब नाराज़ हो जाएंगे। तो किसी का मैंडेट जहाँ मिलता है ना, उसको वो उस एप्पल कार्ड को नहीं छेड़ते। इसकी वजह उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगी, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि वो जो लोकल मैंडेट है, वो चाहते हैं कि वो लोकल मैंडेट उसकी रिस्पेक्ट की जाए और उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए, जो मैंने आपको बताया 2013 में उन्होंने केपी में पीटीआई को करने दिया। और दूसरी बात, एक और लीगल रीज़न भी है इसकी। लीगल रीज़न ये है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास बहुत ज़्यादा पैसे और इख्तियारात आ गए हैं, इसलिए, और ज़ाहिर है सूबे बड़े भी बहुत हो गए हैं, इतनी आबादी बढ़ गई है कि पंजाब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है अगर एक मुल्क हो तो ये। तो इसलिए हर एक का फोकस जो है वो अपने उस स्ट्रांग होल्ड पे है जहाँ पे उनको वोट बैंक बड़ा है, और उसी पे पैसा लगाते हैं, उसी पे वो तवज्जो करते हैं। पूरे मुल्क में तवज्जो करने की जो कैपेसिटी है ना पॉलिटिकल पार्टीज की, वो बदकिस्मती से ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। उनके पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं रह गई कि क्रॉस द बोर्ड पहले। बट हमने देखा एक जमात जो गुज़िश्ता 10 साल में खड़ी हुई 4 सूबों तक पहुंची, कि पुरानी सियासी जमातें नहीं चाहती कि हर वोटर उन तक एक्सेस करे और ये समझे अगर वो किसी एक सूबे में डिलीवर कर रही हैं तो वो उनके सूबे में भी डिलीवर करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।